इस एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर, इस एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर को लेकर, इस एग्ज़ाम के गाइडलाइंस को लेकर, इस एग्ज़ाम का क्या स्ट्रक्चर होगा, इस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस होगा, इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा पैनिक फैला हुआ था। तो हमने इस वीडियो की मदद से उन सारे सवालों के जवाब को देने की कोशिश की है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, रिस्की वेंचर के आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हाल ही में 19 अगस्त को हमारे देश की केंद्र सरकार ने अपने एक कैबिनेट मीटिंग में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके अंतर्गत अब भारत में होने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हुआ करते थे, जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सभी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस को अब फेज आउट करते हुए भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि इन सारे एग्जामिनेशंस के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा कंडक्ट कराएगी। लेकर आया हूँ यह वीडियो, आपके सामने लेकर आया हूँ। इस वीडियो को देख लेने के बाद यकीन मानिए दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल नहीं बचेगा, आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा, आप किसी पैनिक मोड में नहीं होंगे और आप जी जान से अपनी तैयारी में लगे रहेंगे और आप 100% इस सारे जो उलझे सवाल आपके दिमाग में है उससे मुक्ति पा लेंगे। यकीन मानिए दोस्तों, मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। याद रखिए दोस्तों, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। सफलता लेने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप जितनी जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं, आप अपने शरीर के सारे एनर्जी, आपके लिए सफलता उतनी ही आसान होगी दोस्तों। शुरुआत में मुश्किलें आएंगी दोस्तों, लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है, जी जान लगा के तैयारी करनी है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। एग्जामिनेशन के कुछ मेन पॉइंट्स है दोस्तों। पहला पॉइंट है कि यह रिक्रूटमेंट हमारे देश के युवाओं के बीच में क्रांति की तरह होगा। हम जानते हैं हर साल 2.5 करोड़ से 3 करोड़ लोग हर साल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं, जो अलग अलग एसएससी, सीजीएल और रेलवेज के फॉर्म भरते हैं और उनके एग्जामिनेशंस देते हैं। यह उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट है कि हमारी केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगी एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए दोस्तों, जिनका काम होगा कि इन एग्जामिनेशंस को कंडक्ट किया जाए और इसके बेसिस पे सीरियस कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करके फेज़ 2 और फेज़ 3 के लिए एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के रेस्पेक्टिव नोटिफिकेशन, रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए आगे फॉरवर्ड किया जाए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यह हमारे देश के गरीब बच्चों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा दोस्तों। सोचिए, हमारे देश में ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है दोस्तों कि वो अलग अलग एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर सके, जिनके पास ये सक्षमता नहीं होती, वो इतने सक्षम नहीं होते कि हर एग्ज़ाम के लिए वो अलग अलग स्टेट्स में ट्रैवल करके उस एग्ज़ाम को दे सके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है कि वो फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन उनके पास एग्ज़ाम देने के लिए पैसे नहीं होते हैं दोस्तों। इस एग्जामिनेशन की मदद से, इस नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की मदद से अब उनको इस चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। वो खुशी खुशी एक ही पेपर दे के आराम से फेज़ 2 की तरफ आगे बढ़ सकेंगे दोस्तों। मतलब अब मेरिटोरियस स्टूडेंट को कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। चौथा पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि भारत सरकार ने ये डिसाइड किया है कि 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, या फिर हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा। आप अपने घर में, आपका घर जिस डिस्ट्रिक्ट में है, आप उसी डिस्ट्रिक्ट में बैठ के इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यह कितनी सहूलियत भरा डिसीजन होगा दोस्तों, कितना महत्वपूर्ण होगा दोस्तों कि आप एक फॉर्म फिल करते हैं, उसी फॉर्म के बेसिस पे आप किसी एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के फेज़ 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं और घर पे ही बैठ के आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं दोस्तों। पाँचवा पॉइंट है दोस्तों, यह हमारे देश की महिलाओं को, देश की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। कैसे दोस्तों? हम जानते हैं, हम अभी भी जिस समाज में रहते हैं उसकी सोच काफ़ी संकुचित है। लड़कियों को एक शहर से दूसरे शहर में जाके एग्ज़ाम देने की इजाज़त नहीं होती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर किसी लड़की ने बिहार में रह के बेंगलोर में IBPS PO के या IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है, हो सकता है दोस्तों कि उसके घर वाले उसको इजाज़त ना दें और उसको बेंगलोर जाने का मौका ना मिले दोस्तों। यह लिबर्टी फीमेल कैंडिडेट्स के पास नहीं होती है कि वो एक शहर से दूसरे शहर में जाके एग्जामिनेशन को दे पाएँ। अब उन्हें यह लिबर्टी मिलेगी, अब वो तैयारी करेंगे, अब वो तैयारी कर सकते हैं, जी जान से तैयारी करेंगे
आराम से वो बैठ के तैयारी करेंगे और उसके बाद वो आराम से अपने ही शहर में, अपने ही घर के आसपास जाके उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं दोस्तों। यह कितना अच्छा डिसीजन होगा दोस्तों। सोचिए उन फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में जो फॉर्म तो भर देती थी, लेकिन घर में, घर के कॉन्स्टेंट्स के कारण, उनके गार्जियन के विदाउट परमिशन के कारण वो उस एग्ज़ाम को नहीं दे पाती थी। और डिजर्विंग फीमेल कैंडिडेट्स जिनको जॉब नहीं मिल पाता था, अब उनके पास भी जॉब लेने की पूरी सक्षमता होगी दोस्तों। यह हमारे रूरल एरियाज़ के कैंडिडेट्स के लिए एक बोनाजा होगा दोस्तों। अब उनके पास यह लिबर्टी होगी कि वह किस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन, वह किस एग्ज़ाम को देकर कौन सा पोस्ट लेना चाहते हैं। अब वो एक एग्ज़ाम को देकर बहुत सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे दोस्तों। यह कितना अच्छा होगा दोस्तों। सोचिए एक रूरल कैंडिडेट जिसको सही से इन्फॉर्मेशन तक नहीं मिल पाती है, जिसको ये तक नहीं पता होता है कि इस नोटिफिकेशन को देने से उसको कौन कौन से पोस्ट मिल सकते हैं, अब वो एक एग्ज़ाम की बदौलत कितने सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगा दोस्तों। यह एक गाँव से, ग्रामीण परिवेश से आने वाले कैंडिडेट के लिए मील का पत्थर साबित होगा दोस्तों। CET का जो स्कोर है दोस्तों वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। यह साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। इसके अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं होगी। हाँ, एज बार जरूर होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपका एज जो होगा वो 30 ईयर्स होगा। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो यह रिलैक्सेशन 3 साल के लिए एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा जो 33 ईयर्स होगा। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो ये रिलैक्सेशन 5 ईयर्स के लिए हो जाएगा दोस्तों। PWD और जो ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी नहीं है दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इस एग्जामिनेशन के अंदर एक स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग प्रोसीड्योर को फॉलो किया जाएगा दोस्तों। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे SSC, बैंकिंग और रेलवे के एग्जाम फेज़ 1 के एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगी। ये फेज़ 1 एग्जामिनेशन जो है वो स्क्रीन आउट करने का एक माध्यम होगा, जिसमें से भीड़ से सीरियस कैंडिडेट्स को छांट के अलग अलग SSC, रेलवे और बैंकिंग के फेज़ 2 और फेज़ 3 के लिए वो एलिजिबल हो पाएंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो सेपरेट 3 CET कंडक्ट करेगी 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे, जिसका मेन पर्पस होगा SSC, बैंकिंग और IBPS जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते थे प्रिलिमिनरी लेवल पे, उसको स्क्रैप करके फेज़ 1 एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना। उसके बेसिस पे भीड़ में से सीरियस कैंडिडेट्स को छांट के स्क्रीन आउट करके फेज़ 2 के लिए भेजना, जिसके बेसिस पे फिर जो SSC, बैंकिंग और रेलवे की जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं फिर वो स्पेशलाइज्ड Tier 2, Tier 3 कैडर्स के लिए फिर वो अपना नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसके बेसिस पे एग्जाम देंगे। आप वो सीरियस जो फेज़ 1 स्कोर लेके आ चुके हैं वो उस एग्जाम को फिल करेंगे और उसके बेसिस पे फिर वो आगे जॉब के लिए। अब कैंडिडेट्स के पास ये फैसिलिटी होगी कि वो अपने सहूलियत के हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर्स को चूज कर सकते हैं, वो अपने सहूलियत के हिसाब से टेस्ट को शेड्यूल कर सकते हैं। ये एक मील का पत्थर साबित होगा दोस्तों। सोचिए आप अपने सहूलियत के हिसाब से आपको जिस दिन टेस्ट देना है आप उस दिन का शेड्यूल अकॉर्डिंग टू जो भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहें वहाँ अप्लाई करके एग्जाम दे सकते हैं दोस्तों। सोचिए ये कितना महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। NRA का जो आउटरीच होगा दोस्तों, इसमें यह ध्यान रखा गया है कि जो कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा वो मल्टीपल लैंग्वेजेज में होगा, रीजनल लैंग्वेजेज में होगा, ताकि कोई भी कैंडिडेट जो इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करता है अगर वो सिर्फ अपनी रीजनल लैंग्वेज को समझ और जान पाता है वो उसमें भी उस लैंग्वेज की मदद से भी इस एग्जामिनेशन को दे के ग्रुप C और ग्रुप B और ग्रुप C पोस्ट जो SSC, रेलवे और बैंकिंग के हैं उसके फेज़ 2 और फेज़ 3 के लिए जा सकता है। इसका जो स्कोर होगा वो मल्टीपल रिक्रूटमेंट एजेंसीज एक्सेस करके उनको अपने यहाँ फेज़ 2, फेज़ 3 के रिक्रूटमेंट के लिए बुलाएंगी दोस्तों। बात तो ये भी हो रही है दोस्तों कि प्राइवेट सेक्टर में भी इस मॉड्यूल को अप्लाई किया जाए, इस एप्टीट्यूड टेस्ट को अप्लाई किया जाए और उसके बेसिस पे वो अपने यहाँ फिर फर्दर सिलेक्शन लें। NRA का गठन जो है वो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा कि अब रिक्रूटमेंट साइकिल छोटा हो जाएगा दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, जैसे कि हम IBPS PO का एग्जाम देते हैं तो पहले उसका नोटिफिकेशन आता है, फिर हम उसका फॉर्म फिल करते हैं, फिर 2-2.5 महीने बाद उसका प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, फिर 1.5-2 महीने बाद उसका मेंस एग्जाम होता है, फिर 3-4 महीने के बाद अंदर उसके इंटरव्यूज होते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स आने में 2-3 महीने का समय लगता है। ऐसा होते होते दोस्तों सोचिए फिर आप रेलवे का एग्जाम देते हैं दोस्तों, फिर उसका एग्जाम होता है, फिर उस एग्जाम के बेसिस पे फिर उसका फेज़ 2 देते हैं दोस्तों, फिर उस फेज़ 2 का
रिजल्ट कभी आता है, कभी पेंडिंग रह जाता है। ऐसा करते करते एक एक रिक्रूटमेंट में कम से भी कम गवर्नमेंट को 2-2 से 2.5 साल लग जाता है। मैं बैंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एसएससी और रेलवे की बात कर रहा हूँ। कितना कष्ट होता था दोस्तों, लेकिन अब रिक्रूटमेंट साइकिल जो है वो छोटा हो जाएगा दोस्तों। आप एक एग्जामिनेशन के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए, बैंक, एसएससी और रेलवे के ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों। अगर आपने उस एग्जाम को दे दिया, आप आराम से, अगर आप उसमें फेज 1 में क्वालिफाई कर जाते हैं दोस्तों, तो आप सीधा फेज 2 के लिए अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसीज के फॉर्म को फिल कर सकेंगे। वो जैसे भी नोटिफिकेशन जारी करेंगी उसके हिसाब से आप उस फॉर्म को फिल कर सकेंगे और आप उस एग्जाम को दे पाएंगे। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात, ये तो बात हो गई एग्जामिनेशंस के पैटर्न की। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब ये पैटर्न लॉन्च हुआ है दोस्तों, जब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब एग्जामिनेशन लेगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करेगी, तो इसका जो आउटले है वो कितना बड़ा होने वाला है दोस्तों। आप सोच सकते हैं, जो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के कैंडिडेट्स होते थे वो अलग अलग सिलेबस की तैयारी करते थे, अलग अलग स्ट्रक्चर के पे तैयारी करते थे। जैसे एक बैंकिंग कैंडिडेट ये सोचता था कि ठीक है, प्रीलिमिनरी एग्जाम देना है, मेरा मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है, मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, मैं मैथ्स और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करके इंग्लिश अगर कमज़ोर भी है तो भी मैं आराम से फेज़ 2 के लिए क्वालिफाई कर जाऊँगा। फेज़ 2 में वो जब जाते थे, तो फेज़ 2 की बात हम अभी नहीं करते हैं क्योंकि बात अभी सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की हो रही है। उसी तरह से रेलवे के एग्जामिनेशन होते थे, उसी तरह से एसएससी के एग्जामिनेशन होते थे। लेकिन दोस्तों अब जब सारे कैंडिडेट्स एक ही छत के नीचे बैठेंगे तो पैटर्न जो होगा वो सबके लिए सेम होगा। सब लोग एक ही सिलेबस पढ़ेंगे और उसी बेसिस पे वो एग्जाम देंगे। तो कंपटीशन का लेवल जो है वो दोस्तों वो स्काई रॉकेट करने वाला है, वो छप्पर फाड़ के निकल जाएगा, आप ये सोच लीजिए। इसलिए आपको जी जान लगा के तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जी जान लगा के तैयारी करनी पड़ेगी। अब बात हम सिलेबस की करते हैं दोस्तों। सिलेबस की अगर बात की जाए, आपको पता होगा कि कुछ साल पहले तक यूपीएससी अपने एग्जामिनेशंस कंडक्ट किया करती थी। यूपीएससी क्या करती थी, पहले वो प्रीलिमिनरी एग्जाम लेती थी और उसी प्रीलिमिनरी एग्जाम में वो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के एग्जामिनेशंस लेती थी। फिर एक कमेटी आई, उस कमेटी के गठन के बाद गवर्नमेंट को ये सिफारिश की गई कि आप ऑप्शनल के एग्जाम को स्क्रैप करें, ऑब्जेक्टिव एग्जाम को स्क्रैप करें, उसको फेज 2 में लेके आएँ, उसको मेंस में लेके आएँ और उसकी जगह पे एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेके आएँ। आप कैंडिडेट का एप्टीट्यूड टेस्ट लीजिए और फिर फेज 2 में आप उनके डेप्थ नॉलेज का टेस्ट लीजिए। वही अप्लाई अब यहाँ किया जा रहा है दोस्तों। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेकर आ रही है, उसका मकसद यही है कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेके जितने भी नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनको सीरियस कैंडिडेट्स की भीड़ से छांट दिया जाए, ताकि वो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, उनको जॉब मिल सके, वो सरकारी नौकरी पा सके दोस्तों। आप प्रिपरेशन की करते हैं दोस्तों, हम सब जानते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। यह एप्टीट्यूड टेस्ट का गेस मैं इसलिए कर पा रहा हूं दोस्तों क्योंकि आप लोगों को याद होगा, आज से 10 साल पहले 2006, 2007, 2008, 2009 या 2010 ले लीजिए, उस समय जो बैंक्स के एग्ज़ाम होते थे वो अलग अलग बैंक के एग्ज़ाम होते थे। हमें एसबीआई के एग्ज़ाम के लिए अलग जाना पड़ता था, बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्ज़ाम के लिए अलग जाना पड़ता था। कभी दोनों के एग्ज़ाम एक साथ टकरा जाया करते थे, कभी सारे कैलेंडर्स एक दूसरे से हौच-पौच हो जाते थे और हम इस कन्फ्यूजन में रह जाते थे कि हम ये एग्ज़ाम दें या वो एग्ज़ाम दें, हम वहाँ जाएँ या वहाँ जाएँ। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। अब आप एक ही एग्जामिनेशन देकर एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के सारे एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों। तो यह एक बहुत ही अच्छा फैसला है, यह एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है जो हमारे लिए, हमारे आने वाले समय में हमारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इस कोरोना ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। इस कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कभी किसी ने सोचा नहीं था, जो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। इस कोरोना काल ने हमारी सोच को बदल के रख दिया है दोस्तों। एक बार फिर से वो बयार बह चली है जिसमें गवर्नमेंट जॉब की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो आज फिर से लोगों को समझ में आ रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज जो आप चारों तरफ प्राइवेट सेक्टर में हाहाकार मचा हुआ देख रहे हैं, जो आर्थिक मंदी की दौर से यह देश गुजरने वाला है, उसमें आपकी जॉब सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही सिक्योर है। यह आज के लोग जनरेशन को फिर से यह बात समझ में आई है दोस्तों। तो इसके बदौलत भी कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है दोस्तों। आप जी जान लगा के तैयारी करते रहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस एग्जाम को निकालने से रोक पाएगी दोस्तों। आप जी जान लगा के तैयारी कीजिए, आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, उसका सिलेबस अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो आप किसी भी कोचिंग सेंटर या किसी भी
तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। जैसे ही इसका सिलेबस डिस्क्लोज किया जाएगा, सबसे पहले इसकी एक वीडियो बना के मैं आपके सामने लेके आऊँगा और आपको इस पे बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। बट अभी के लिए इसका कोई सिलेबस लॉन्च नहीं किया गया है, इसका कोई सिलेबस नहीं है, तो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, उसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते रहें। दोस्तों, अब बात आती है कि हम इस एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करें। क्या हमने जो पहले प्रिपरेशन की वो सब बर्बाद हो जाएगी? नहीं दोस्तों, आपका सोचना गलत है, ऐसा कभी नहीं होता। हमने जो भी पढ़ाई की होती है, पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती। जो दोस्तों, आपने जो भी प्रिपरेशन की है वो कभी बर्बाद नहीं जाएगी दोस्तों, क्योंकि आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं दोस्तों कि जैसे 2010 के बाद IBPS अपना एक नया पैटर्न लेके आई, उसने क्या किया, सारे बैंक्स को एक साथ समाहित कर दिया। अब सारे बैंक्स का एक ही एग्जाम कंडक्ट होगा, IBPS PO 2010 की बात कर रहा हूं मैं। उसमें यह कहा गया कि अब हम एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे फेज 1 में, फिर फेज 2 में हम मेंस लेंगे, फिर इंटरव्यू के लिए भेजेंगे। और इससे क्या होगा दोस्तों, जितने भी लोग जहां जहां अलग अलग बैंकिंग के एग्जाम देने के लिए जाते थे, कभी उनका ये एग्जाम छूट गया, कभी वो SBI दे रहे हैं, कभी बैंक ऑफ बड़ौदा दे रहे हैं, कभी सेंट्रल बैंक दे रहे हैं, कभी यूनियन बैंक दे रहे हैं, तो उनको इससे कितना राहत मिला होगा। सोचिए दोस्तों, उस जमाने में, IBPS के ज़माने में, जब IBPS नया नया लॉन्च हुआ था दोस्तों, लोग भर भर के बम पर वैकेंसीज निकली, एक साथ सारे बैंक्स की रिक्रूटमेंट आती थी। उन्होंने लोगों का फेज़ 1 एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ दोस्तों, फेज़ 2 में उन्होंने मेंस का एग्जामिनेशन दिया, फेज़ 3 में उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उनके बहुत सारे लोगों की नौकरियां लगी। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से प्रिपरेशन मोड में थे। तो यह एक गोल्डन चांस है दोस्तों, हम सभी लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए। आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, आप किसी भी तरह के पैनिक में ना जाएं, आप किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। आपका प्रिपरेशन कभी बर्बाद नहीं जाएगा। यह एक गोल्डन चांस है दोस्तों, याद रखिए। अगर आप सही से प्रिपरेशन करेंगे तो हो सकता है आप एक बार एग्जाम देके 3 साल तक निश्चिंत होकर अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसी के एग्जामिनेशन को दे सकते हैं दोस्तों। अब ये कैसे होगा दोस्तों? इसमें यह प्रावधान है कि जैसे सपोज कीजिए आपने 2021 में जनवरी में फेज 1 एग्जामिनेशन आया, आपने फिल किया और आपने अप्लाई कर दिया, आपका स्कोर सपोज कीजिए 75 आया। फिर जब यह एग्जाम अगली बार कंडक्ट किया जाएगा, उसका जो स्कोर आएगा, अगर आपका स्कोर उस एग्जामिनेशन के स्कोर से ज़्यादा है तब आप एलिजिबल होंगे। जैसे 2022 में एग्जाम हुआ, उस समय कट ऑफ गया 60 और आपका स्कोर अभी भी 75 है, आप सेकंड ईयर के लिए भी एलिजिबल होंगे। जैसे आपका स्कोर आया 78, 2023 में आपका जो कट ऑफ आया वो गया 68 और आपका जो स्कोर है वो 75 है, आप 2023 के लिए भी एलिजिबल होंगे दोस्तों। कितनी अच्छी बात है कि आप एक बार अगर जी तोड़ मेहनत कर दें और अच्छा स्कोर ले आए तो आप 3 साल तक अलग अलग रिक्रूटमेंट, आपकी जॉब कंफर्म होगी दोस्तों। आप लोग की जॉब कंफर्म होगी। आप आराम से प्रिपरेशन अगर सही से करते हैं तो आपकी जॉब कोई नहीं छीन सकता। NRA का कैबिनेट अप्रूवल आया है, अभी इसके ऊपर कोई भी फाइनल गाइडलाइंस नहीं बनी है। अभी इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे जो लेआउट्स हैं वो बनने बाकी हैं। तो आप किसी भी तरह के पैनिक सिचुएशन में मत जाइए, आप जी जान लगा के अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। आपकी प्रिपरेशन कभी बर्बाद नहीं जाएगी और भगवान ने चाहा तो आपकी भी नौकरी कंफर्म रहेगी। बस आप जी तोड़ मेहनत करते रहिए दोस्तों। इस एग्जाम का जो पैटर्न होगा दोस्तों, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, पहला एग्जाम जो होगा वो तो एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। दिस इज श्योर शॉट। एप्टीट्यूड टेस्ट में हो सकता है वो आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे, हो सकता है वो आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे, हो सकता है वो आपसे मैथ्स के क्वेश्चन पूछे, हो सकता है वो जीके, मैथ्स और रीजनिंग लेके आए, हो सकता है वो जीके और इंग्लिश लेके आए। ये पैटर्न अभी कंफर्म नहीं है दोस्तों, लेकिन आपने जो पढ़ा है वो कभी बर्बाद नहीं जाएगा। सिलेबस एक ऑल टू ऑल सेम ही होगा, जो सारे कैंडिडेट्स को एक छत के नीचे लेके आएगा दोस्तों। तो आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपनी प्रिपरेशन पे जी जान लगा के प्रिपरेशन करते रहिए, आप कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को बनाने के पीछे जो हमारी मेहनत लगी है वो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लेके आऊं, तो कृपया मुझे आगे बढ़ने में, मुझे ग्रो करने में मेरी सहायता करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका लिंक नीचे दे दिया गया है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो हैं, इसके जो भी नोटिफिकेशंस हैं, वो जैसे ही आते हैं मैं आपको वो उससे रिलेटेड वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे बहुत ही हिम्मत मिलेगी और मैं आगे अगली बार इससे भी अच्छी वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको NRA और CET से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमारे चैनल के थ्रू आपको मिलती रहेगी। आपको किसी भी नोटिफिकेशन के लिए कहीं भी भटकने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रिस्की वेंचर के एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ मैं आपसे बहुत जल्द फिर से मिलूंगा। तब तक आप जी जान लगा के मेहनत कीजिए, जी जान लगा के पढ़ाई करते रहिए। बाबा रणछोड़ दास याद है ना दोस्तों आप लोगों को? क्या कहा था बाबा रणछोड़ दास ने?
कि बच्चा काबिल बनो, काबिल, कामयाबी तो साली झक मारते हुए पीछे आएगी। जी हाँ दोस्तों, बस इसी के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत जल्द आप लोगों से मिलूँगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।